पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। आज की मार्केट सुबह तो बहुत अच्छी रही, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ ही लेके गए और ऐसे लग रहा था कि मार्केट में सिर्फ बाइंग ही आ रही है, सेलर्स कोई हैं ही नहीं। लेकिन जुमे के बाद ऐसे लग रहा था जैसे मौलवी साहब ने हिदायत दी है कि भाई जाते ही मार्केट को गिरा दो, और ऐसे गिराई के लग रहा था कि फिर कोई बहुत बड़ी पैनिक सेलिंग आने वाली है। लेकिन सुबह की परफॉर्मेंस देख के हमें कुछ शक हो रहा था कि ये ऐसे बिला वजह ही गिराई गई है, और हमने तो जब नीचे गई तो थोड़े थोड़े शेयर्स खरीदे, फिर थोड़े ऊपर जाते तो बेच देते, ऊपर नीचे करके आज फिर ट्रेडर्स की पैराडाइज थी मार्केट सेकंड हाफ में। और जहां सेकंड हाफ में गिरानी शुरू की, क्लोजिंग उसके पास ही दी है, तो बीच में 700-800 पॉइंट्स की करेक्शन हो गई और ओवरऑल डे पॉजिटिव ही रहा। ये देखें यहाँ पे काफी वॉल्यूम्स बाइंग के पहले लगे, फिर देखें एकदम पता ही नहीं चलता ये 66,300 से लेके मार्केट को 65,600 तक ले आए और फिर वहां से कैसे ऊपर। तो देखें अब ये हर बंदे की अपनी असेसमेंट है। हमें तो नहीं लग रहा कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड इस वक्त नेगेटिव हुआ है। अगर आपको लगता है कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो गया है तो आपको जब मार्केट कहीं पे ऊपर हो तो निकल जाना चाहिए। एक असेसमेंट है ना, आपको क्या महसूस हो रहा है। अगर आपको लग रहा है जाने वाली है तो निकल जाएं, अगर आपको लग रहा है कि अभी नहीं जाने वाली तो ऐसे में जब मार्केट नीचे आए तो बाइंग करनी चाहिए, और हम यही कर रहे हैं। ये एक असेसमेंट है, कल को गलत भी हो सकती है, और जाहिर बात है उसका फिर शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कभी कभी फंस भी सकता है बंदा। लेकिन बात वही है जो हमेशा हम कहते हैं कि हम क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करते रहते हैं, तो हमें अगर मार्केट कभी फंस भी जाएगी तो कोई मसला नहीं है। इसलिए हम मार्केट में इन ही रहते हैं, क्योंकि हमने मार्केट में इन होके ही कमाया, वहीं पे पहले लॉस किया, सीखा समझा और वहीं से कमाया। तो हम तो आज भी मार्केट में इन ही हैं और हमारा अभी आउट होने का कोई इरादा नहीं। और ब्रोकर और टेक्निकल एनालिस्ट तो आपको यही कह रहे होंगे कि भाई एहतियात करें एहतियात करें। वो 50,000 से एहतियात ही करवा रहे हैं आपको, 40,000 से कह रहे हैं कि भाई आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। और जिन लोगों ने उनको फॉलो किया है, अल्लाह ही जाने कि वो कुछ ठीक से कमा भी पाए हैं कि नहीं। तो माशाल्लाह से जी एनसीपीएल की परफॉर्मेंस कंटिन्यू है। इसमें आज फिर अपर लॉक पे डे एंड पे लगा और काफी इसमें जो है वॉल्यूम्स फिर लगे, और हमने इसमें जितने हमारे पास रह गए थे उसमें से हमने आधे आज इसमें से निकाल दिए हैं। अब हमने जो रखे हैं अब हम उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, और अगर किसी टाइम पे यहाँ से नीचे चला गया तो और खरीद लेंगे। लेकिन अब हमने जितने इसमें ट्रेडिंग वाले रखे थे वो निकाल दिए हैं, और वो निकाल के थोड़े से एनपीएल ले लिए। एनपीएल भी जैसे हमने कल कहा था उसमें भी जोश महसूस हो रहा है, तो वो भी आज काफी पॉजिटिव रहा। और देखें डेंट के पास उसमें कितने वॉल्यूम्स लगे हैं। तो कुछ हमने एनसीपीएल से निकाल के एनपीएल में डाले, कुछ एलपीएल में डाले, कुछ कैपको में डाले और कुछ का कैश रख लिया है। और एलपीएल को देखें, एलपीएल में भी डे एंड पे एकदम कितना वॉल्यूम लगा। तो एलपीएल ओवरऑल इतना ऊपर नहीं गया अभी, लेकिन इस वक्त पावर सेक्टर के सबसे अच्छे शेयर्स में सबसे नीचे यही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप देख लें। और पता नहीं एक दो भाई हर रोज हमसे पूछते हैं जी एलपीएल इस रेट पे ले सकते हैं कि नहीं, एलपीएल का क्या करें, कब लें, कैसे लें, क्या लें। एक तो लोगों को समझ नहीं आती, हम किस तरह समझाएं, हमें नहीं समझ आती कि भाई हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, ना हम कोई टारगेट प्राइस देते हैं, ना हम कहते हैं खरीद लें, ना हम कहते हैं कि बेच दें। ये तो आपने खुद फैसला करना है। और अगर हमारी वीडियो देखने के बाद भी आपको नहीं समझ आता कि कौन सा शेयर अच्छा है, किस प्राइस पे अच्छा है, कहाँ पे लेना चाहिए, किस फ्रेम ऑफ माइंड से लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है, और कोई शेयर अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, ये सब कुछ अगर आपको हमारी वीडियो देख के नहीं समझ आता, फिर आपको ये चीज समझ नहीं आ सकती। और किसी भी कारोबार में समझे बगैर काम करना ये गलत है। तो इसलिए अगर आपको हमारी बात की समझ नहीं आती तो आप, मेरा ख्याल है, स्टॉक मार्केट से बाहर निकल जाएं। हम इससे ज्यादा क्लियरली आपको नहीं बता सकते, ना इससे ज्यादा कोई डायरेक्शन दे सकते हैं। और अगर आप जैसे भाई को देखें कि भाई हमने हर कमेंट पे जवाब दिया हुआ है, एक सिर्फ आपके कमेंट पे जवाब नहीं दिया, तो उसकी रीजन ये है कि हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, हम कोई टारगेट प्राइस नहीं देते, हम कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करते आपके लिए। पहले हम लोगों को कमेंट्स में बता दिया करते थे कि भाई हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते या ये, लेकिन अब हम थक गए हैं यार, लोगों को समझ नहीं आती। वीडियो में हम साफ साफ कहते हैं कि भाई नहीं देते, तो फिर भी लोग वही पूछते हैं कि भाई यहाँ पे बाय कर लें, क्या यहाँ पे रेट अच्छा है, कब बाय करें, क्या टारगेट प्राइस है। वही बात है, या तो लोग समझते नहीं है, या ये वो लोग हैं जो वीडियो नहीं देखते, सिर्फ कमेंट कर देते हैं। तो उनको तो फिर अब हमने यही तरीका रखा है कि उनके कमेंट का जवाब ही नहीं देंगे। उसके बाद जी ईपीक्यूएल में अब देखें, कुछ ट्रेड्स आपकी अच्छी जाती हैं, कुछ अच्छी नहीं जाती। इस वक्त पावर सेक्टर की कंपनीज में सबसे ज्यादा हमने पैसा जो है ना ईपीक्यूएल में लगाया था, और उसका रीजन भी हमने बताया था कि वो जो उसमें जो ट्रांजैक्शन होने जा रही है, जो कि अब थोड़ा डिले हो गई है। और इतने में ईपीक्यूएल थोड़ा सा ऊपर तो गया है, हमें नुकसान नहीं है,
लेकिन इतना ऊपर नहीं गया जितने दूसरे पावर सेक्टर वाले ऊपर निकल गए हैं। तो ये तो फिर आपको ट्रेड ऑफ लेना पड़ता है, आपको अपने अंदाजे से बाइंग करनी पड़ती है, फिर ये आपकी किस्मत। और इसमें बात यही है कि अगर इसकी फर्ज करें वो वाली ट्रांजैक्शन नहीं भी होती, फिर भी इसका ईपीएस इंप्रूव हुआ है, हिस्टोरिकली अच्छा डिविडेंड देते रहे हैं, तो इस रेट पे ये डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी अच्छा है, तो इसलिए हमें उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन हम इस पे अफसोस नहीं करते, यार मैंने ये शेयर क्यों ले लिया, मैंने ये वाले पैसे सारे एनसीपीएल में लगा लिए होते तो कहाँ पे, हमें क्या पता था कि भाई कौन सा पहले चलेगा। तो हमें जरा भी अफसोस नहीं है कि हमने क्यों ज्यादा पैसे ईपीक्यूएल में लगाए और थोड़े एनसीपीएल में लगाए, क्योंकि देने वाली अल्लाह की जात है। सबर शुक्र के साथ अपना मामला सेट रखना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद कैपको में भी आज काफी वॉल्यूम्स लगे, काफी ऊपर नीचे होता रहा, तो हमने थोड़े थोड़े इसमें एक्यूमुलेट किए हैं। असल में बात यह है कि लोग कई दफा ये सोच रहे हैं कि भाई शेयर्स इतने ऊपर चले गए हैं, अब तो नीचे जाएंगे, अब करेक्शन आएगी। जो समझने वाली बात यह है कि जब से मुल्क के हालात थोड़े से स्टेबलाइजेशन की तरफ गए हैं, जब से आईएमएफ वाला मसला थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ है, तो बहुत से जो अक्लमंद इन्वेस्टर्स हैं, और खास तौर पे इसमें हमें लगता है फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो बाइंग आई है, उन्होंने ऐसे किया है कि उन्होंने अच्छे शेयर्स, अच्छी बुक वैल्यू वाले और अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स खरीदे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो खरीदते जा रहे हैं। और इसलिए ये शेयर्स ज्यादा नीचे नहीं आ रहे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर ही जा रहे हैं। तो बज़ाहिर हालात इस चीज का इशारा कर रहे हैं कि इन शेयर्स में ऊपर का ट्रेंड जारी रहेगा। जरूरी नहीं है कि जिस तरह एनसीपीएल ने 2-3 दिन की मूव दी, अब वो आगे देता ही चला जाएगा, या दूसरे शेयर्स भी देते रहेंगे। लेकिन इनका खसूसन पावर सेक्टर वालों का ट्रेंड जो है ना, अपवर्ड्स ही रहेगा। और हमने तो इनको बेसिकली 3 से 4 साल के इन्वेस्टमेंट प्लान से इनमें सरमायाकारी की हुई है, और अभी भी हमें इनमें अच्छे की उम्मीद है यहां से भी। और हमने जब पावर सेक्टर की वीडियो बनाई थी, हमने उसमें सिर्फ एक शेयर जो है वो उसको रिकमेंड नहीं किया था, और सबसे जो हमारी रैंकिंग थी उसमें लास्ट पे आ रहा था, एसपीडब्ल्यूएल। और अभी तक अल्लाह के फजल से वो असेसमेंट हमारी सही रही कि वो अभी तक नहीं चला, क्योंकि उसके प्रॉफिटेबिलिटी के इश्यूज थे। लेकिन बात यही है कि हिस्टोरिकली वो 3-3.5 रुपए का डिविडेंड देते आए हैं, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं शॉर्ट टर्म में, प्रॉफिट्स ना होने के बावजूद भी। तो इस रेट पे अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच के लेना चाहें तो आप उसमें भी कर सकते हैं। हमने अभी 2000 सिर्फ उसमें डाले हैं, पहले हमने बिल्कुल भी नहीं डाले हुए थे, लेकिन अब हमने कहा चलो 1-2 हजार डाल लेते हैं, किसी टाइम पे हो सकता है उसमें भी मूव बन जाए, थोड़ा सा बंदा एंजॉय कर लेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का सोच के आप उसमें भी थोड़े थोड़े पैसे लगा सकते हैं। उसका जो एग्रीमेंट है ना वो 2040 तक है, तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपको उसमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन टू बी ऑन अ सेफ साइड, आप उनमें ज्यादा इन्वेस्ट तभी करें जब उनके रिजल्ट्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएं। इसी तरह ओजीडीसी और पीपीएल में भी बहुत वॉल्यूम्स लग रहे हैं, ऊपर नीचे इसको कर रहे हैं। 115 से 125 28 इसी रेंज में भी कर रहे हैं। लेकिन इनमें भी हमें लग रहा है आने वाले दिनों में कोई अच्छी बड़ी मूव बनती नजर आ रही है। और हमने आपको जो थोड़े दिनों पहले फिपीलिपि का डेटा बताया था कि बैंक्स क्यों सेलिंग कर रहे हैं, और पहले उन्होंने बाइंग की थी, और ये क्या फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफी ज्यादा बाइंग कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक चीज ये है, 1 जुलाई से लेके अब तक, तो उसमें सिर्फ एक चीज ये देख लेते हैं कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा उन्होंने कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की, फिर सीमेंट में बाइंग की, फिर पावर जनरेशन में बाइंग की, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। तो इन सेक्टर्स में प्राइमरीली जो मूव्स बनी हैं उनके पीछे फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, और बजाहिर हमें ये नहीं लग रहा कि ये बहुत थोड़े अरसे के लिए कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पावर जनरेशन का जो सेक्टर है, और वैसे भी जिसकी हमने असेसमेंट की हुई है, इन दोनों फैक्टर्स की बेसिस पे अब हमें नहीं लग रहा कि उनके शेयर्स यहाँ से नीचे जाएंगे या ज्यादा नीचे जाएंगे। बाकी सेक्टर्स जहां पे फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की है वहां की असेसमेंट आप खुद कर लें, क्योंकि बाकी सेक्टर्स को उस तरीके से हमने उस तरह कवर नहीं किया हुआ, या उस तरीके से हमारी डिटेल्ड असेसमेंट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी पावर सेक्टर पे है। तो पावर सेक्टर जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है, उसके बैक पे प्राइमरीली फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, और अगर इन्होंने आगे आने वाले दिनों में बाइंग जारी रखी तो फिर ये और ऊपर जा सकते हैं। तो जी एनसीपीएल, एनपीएल और एसएचएसएमएल की वजह से हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो आज काफी बेहतर रहा। लेकिन हमें नेट में जो है ना अपना पोर्टफोलियो में कोई आज इजाफा होता नजर नहीं आया। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि हम अपने पास जो वर्किंग बनाते हैं ना, हम उस वर्किंग को लिखते हैं कि भाई ये वर्किंग है और इसमें कितना कैश हमारा है। एक चीज हम उसमें से मिस कर गए थे। अब कुछ अरसे से रीजनेबल प्रॉफिट हुआ है, तो इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा जो 15% है। वो टैक्स की वर्किंग हमने शामिल नहीं की थी, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो कटेगा।
बेहतर यही है कि अपनी वर्किंग में आपको उसको पहले ही काट के देखना चाहिए कि असल में आपके पास कितने पैसे बनते हैं। तो वो हमने आज जब टैक्स का इम्पैक्ट वहां पे लिया, तो अल्टीमेटली आज का प्रॉफिट जो था वो सारा टैक्स में निकल गया। तो इसलिए हमारा नेट में तो कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन अगर टैक्स का इम्पैक्ट ना लेते तो काफी इंप्रूवमेंट थी। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। अच्छा जी, अगर सर्किट ब्रेकर्स में देख लें तो हमारे मुताबिक इनमें कोई खास चीज नहीं है। ये पीएनएससी है, उसको आज भी लग गया तो उसको आगे भी लग सकता है। बाकी कोई खास डिस्कस करने वाला नहीं है। लोअर कैप में भी कुछ खास नहीं है। बस यही देख लें एमएफएफएल को और सबक सीखें। ये देखें इसकी एक महीने की परफॉर्मेंस। इसको 130 से कैपो कैप लेके गए 263 पे, और अब वापस 130 पे ला रहे हैं। तो उम्मीद है आप में से किसी ने इसमें पंगा नहीं लिया होगा, और इसमें तो 130 पे भी पंगा लेना नहीं बनता, क्योंकि ये देखें लॉसेस में चल रहे हैं। तो ऐसे शेयर से दूर रहा करें, यही बेहतर है। फिर जी, हबीब शुगर मिल्स ने आज जो है वो अनाउंस किया कि उनकी बोर्ड मीटिंग है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अब अगले 2 हफ्ते आने वाले हैं जब शुगर सेक्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऑलरेडी शुगर सेक्टर के कुछ शेयर्स की प्राइसेस काफी बढ़ गई हैं, लेकिन हमने असेस किया हुआ है कि Q4 की परफॉर्मेंस उनकी बेहतरी की उम्मीद है, और ईयर एंड पे उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हुए लग रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। इसकी अनाउंसमेंट जो है, इसके जब रिजल्ट्स आएंगे उनकी बेसिस पे हम ये असेस कर सकते हैं कि क्या जिस तरह हमने पहले असेस किया कि Q4 के रिजल्ट्स अच्छे होंगे, अगर इस कंपनी के अच्छे आए तो बाकी कंपनियों के भी अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। आएगी भी सैटरडे को, और असेसमेंट होगी ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को फिर छुट्टी होगी 25 दिसंबर की। और अगर ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया और काफी मुनासिब डिविडेंड दे दिया तो हो सकता है वैसे ट्यूसडे को एक कैप पे ओपन हो। लेकिन फिर भी मसला सिर्फ इसका नहीं है। पॉइंट ये है कि इसकी बेसिस पे हम ये असेस कर पाएंगे कि बाकी कंपनियों के रिजल्ट्स बेहतर आ सकते हैं कि नहीं। और इसकी बोर्ड मीटिंग का असर हमारे पास जो शुगर कंपनी का शेयर था उसके ऊपर हुआ, SHSML। वो तकरीबन कैप के पास पहुंच गया। हमने आज ज्यादा नहीं बेचे, 200-300 बेचे हैं, क्योंकि इसमें हमने ज्यादा अब होल्ड किए हुए हैं रिजल्ट तक। अगर ज्यादा ऊपर चला गया तो शायद इसी तरह 200-300 और बेचते हैं रिजल्ट से पहले। लेकिन ये है कि रिजल्ट का वेट हम कर रहे हैं, और लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इसका जो है, अभी तक इस साल में इन्होंने 30 रुपए का डिविडेंड दिया है, और 15 रुपए का डिविडेंड कम से कम एक्सपेक्टेड है। और अगर परफॉर्मेंस ऐसी चलती रहे तो आज की तारीख में इसकी असेसमेंट ये है कि 45 रुपए का डिविडेंड साल में देंगे। और डिविडेंड यील्ड इस रेट पे तो अब थोड़ी कम हो गई है, तकरीबन कितनी 15-16% बनेगी। लेकिन हमने तो इसको 150 पे रिकमेंड किया था एस्टीमेट डिविडेंड, उस टाइम पे 40 रख के। तो उस टाइम पे इसकी डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा बन रही थी। लेकिन अगेन, ये शेयर वो है कि जिनमें ज्यादा ट्रेडर्स नहीं आते, बड़े प्लेयर्स भी इतने ज्यादा नहीं आते, इसमें ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं, और अभी वो इसमें कोई ज्यादा बेचने की नीयत उनकी लग नहीं रही। तो लेट्स सी क्या होता है रिजल्ट। लेकिन ये हबीब शुगर का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद देखते हैं। और उसके बाद बाकी कंपनीज के भी उम्मीद है 31 दिसंबर से पहले रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। एक भाई ने सवाल पूछा कि ईफर्ट या एफएफसी। अब देखें, इस वक्त अगर देखें तो ईफर्ट 113 रुपए पे है और एफएफसी 120 रुपए पे है। और इनके फाइनेंशियल्स देखें, अगर 23 के देखें तो तकरीबन बराबर ही चल रहे हैं। डिविडेंड थोड़ा सा पे आउट रेशियो जो है वो ईफर्ट का ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन एफएफसी का भी ठीक है। अब इस रेट के आसपास तो आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। असल में तो ये सवाल तब था, अगर 3 साल पहले देखें तो 3 साल पहले ईफर्ट था तकरीबन 62 रुपए पे, और एफएफसी था 3 साल पहले 110 पे। बल्कि बीच में देखें काफी ऊपर भी गया, लेकिन चलो 110 कर लेते हैं। उस टाइम पे भी इन दोनों के रिजल्ट्स और डिविडेंड तकरीबन एक जैसे थे। एफएफसी के शायद थोड़े से ज्यादा थे। हमने उस टाइम पे असेसमेंट की थी कि अक्लमंद आदमी को ईफर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए और एफएफसी में नहीं। अब खुद सोच लें कि किसी ने उस वक्त ईफर्ट में इन्वेस्टमेंट की होती तो तमाम डिविडेंड्स हासिल करने के बावजूद भी उसकी इन्वेस्टमेंट कहां पहुंच गई होती। और किसी ने एफएफसी में इन्वेस्टमेंट की होती तो डिविडेंड्स तो मिले हैं और नुकसान में तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल उसको इतना फायदा नहीं हुआ। तो उस टाइम पे ये असेसमेंट थी कि ईफर्ट में करना चाहिए, एफएफसी में नहीं। लेकिन अब क्योंकि तकरीबन बराबर हो गए हैं तो आप थोड़े थोड़े दोनों में कर सकते हैं। तो जी, ये था आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया।
आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।